हेलो वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है कंबशन एंड फ्लेम, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी की जानकारी है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा ताकि आप अगर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसको अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप फॉलो करना चाहते हैं डियर साइंस को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ये फेसबुक पेज आईडी है, तो यहाँ से आप इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट है dearscience.in, तो यहाँ से आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो वो है के स्टडी, यहाँ पे आप मैथ्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको विजिट करना है हिंदी मीडियम अकेडमी। ये जो चैनल है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और आप चाहो तो हिंदी मीडियम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है नेम द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट। आपके पास ऑप्शन है बॉइलिंग, मेल्टिंग, कंबशन, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि हमें उस केमिकल प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा होगा कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन, मतलब कंबशन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। तो आपको याद रखना है कि कंबशन जो है ये वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हीट देता है। कभी कभी हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया कंबशन इज ए और आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केमिकल प्रोसेस, दूसरा है फिजिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। मतलब कंबशन क्या है इन चारों में से वो आपको आंसर में बताना है। ठीक है, तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ए सही है तो आप लिखोगे 2A, मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए है। अगर आपको लगता है बी सही है तो आप लिखोगे 2B। अगर आपको लगता है सी सही है तो आप लिखोगे 2C। इसी तरह से अगर आपको लगता है डी सही है तो आप लिखोगे 2D। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है आप अपना आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, वीडियो आपको पॉज करनी है और कमेंट में आंसर लिखना है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है केमिकल प्रोसेस। जो कंबशन होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखो केमिकल प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, ये आपको अगर नहीं पता है तो जब ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस चैप्टर का पूरा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है सब्सटेंस विच कैच फायर आर कोल्ड। ठीक है, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें आग लग जाती है, ठीक है, यानी कि जो जल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहला है बर्निंग, दूसरा है फ्लेम, तीसरा है चारकोल और चौथा है कंबस्टिबल। तो ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है। फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखो फिर वो ऑप्शन लिखो। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है ABCD वो लिख देना। ठीक, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कंबस्टिबल। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब ही होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें आग लग जाए, ठीक है, जो जल सकते हों। ठीक है, तो जो भी चीज़ इस दुनिया में जल सकती है, जिसमें आग लगाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला गया है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज नॉन एज। आपके पास ऑप्शन है मेल्टिंग, बॉइलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इवेपोरेशन। तो मतलब हमें वो लोवेस्ट टेम्परेचर बताना है जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑप्शन होगा आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर सही क्या है वो देखते हैं। तो इसका सही आंसर है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आपको याद रखना है इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ लेती है। अगर इससे भी लो टेम्परेचर होगा तो वो चीज़ आग नहीं पकड़ेगी। तो कम से कम
इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना होता है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, ताकि उसमें आग लग पाए। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये कभी कभी ऐसे MCQ में दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्यूशर। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका यूज़ हम फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह करते हैं, मतलब जिसका यूज़ हम आग बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सबको ही पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसका यूज़ आग बुझाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका आंसर होगा 5, यानी 5th क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, तो आपको कमेंट में लिखना था 5A। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसका सही आंसर जैसे कि मैंने भी बताया ऑप्शन ए है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, ये वो गैस है जिसका यूज़ हम आग बुझाने के लिए करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज इन कलर। आपके पास ऑप्शन है ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन एंड डार्क। तो मतलब जो आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी फ्लेम का, उसका क्या कलर होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर आपको लगता है ए सही है तो आप लिखोगे 6A, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। अगर बी तो 6B, सी तो 6C, इसी तरह से डी तो 6D। ठीक, तो उम्मीद आपने अपना आंसर दे दिया होगा वीडियो पॉज करके। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ब्लू। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी फ्लेम का, उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपकी किताब में, ठीक है, NCERT में ये फिगर दी गई है। ठीक है, जहाँ पे हर एक चीज़ का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये वैक्स कैंडल है। तो यहाँ पर जो ये सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, ये अनबर्न्ड वैक्स होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। जो मिडिल जोन होता है, यानी बीच में जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी मिडिल जोन जो है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है और इसका कलर होता है येलो। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे हल्का सा देखो नीला जैसा हिस्सा नज़र आ होगा, ब्लू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है यानी ये आउटर मोस्ट जोन है। तो आउटर मोस्ट जोन जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है ये सबसे कम गर्म होता है। जो मिडिल वाला हिस्सा है ये मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बाहर वाला यानी कि ब्लू जोन जो है, ठीक है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड, ठीक है ना, जो फ्लेम के जोन्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सको। फिर से बोल रहा हूँ, जो इनर मोस्ट जोन है इसका कलर होता है ब्लैक। यहाँ पे ये अनबर्न्ड वैक्स की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर तक पूरी पहुँच नहीं पाती तो पूरा वो जल ही नहीं पाता। ठीक है, जो मिडिल जोन है ये पार्शियल कंबशन होता है और उसका कलर होता है येलो। जो आउटर मोस्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो रही है, बाहर से ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में है ये, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और इसका कलर होता है ब्लू। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब फिर से देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये फ्लेम के जोन के ऊपर ही पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको पूरा सही से बता दिया। अब आप इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे बोला गया विच जोन रिप्रेजेंट्स द पार्शियल कंबशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि भाई जो मिडिल जोन था वो पार्शियल कंबशन होता था वहाँ पे। तो जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से सही क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा मिडिल जोन। मतलब कि जो फ्लेम है उसका मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन होता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन या लोअर जोन आपको बताना है। क्या पूछा गया है, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को पिघलाने के लिए फ्लेम का कौन सा जोन यूज़ करता है एक सोनार। तो जाहिर सी बात है पिघलाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, तो वही जोन को यूज़ करेगा जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हमने देखा था कि आउटर जोन में, जो सबसे बाहर वाला जोन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और सबसे ज़्यादा हॉट होता है, तो इसीलिए वो आउटर जोन का यूज़ करेगा। तो मतलब हमारा सही उत्तर हो जाएगा आउटर जोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबर्सन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि जब 1 किलो फ्यूल को जलाया जाए जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट वैल्यू, ऑप्शन सी हीट वैल्यू, ऑप्शन डी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो मतलब फिर से बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबर्सन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कैलोरीफिक वैल्यू पे है। क्वेश्चन पूछा गया है दी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, मतलब अगर 1 किलो हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो कितने किलो जूल एनर्जी निकलेगी। आपको याद रखना है कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1,50,000 किलो जूल पर केजी। मतलब कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, प्योर हाइड्रोजन, उसको हम जलाएंगे तो अगर 1 किलो जलाया जाएगा तो 1,50,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि पर केजी पे कितनी किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन को जलाने पे, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000 किलो जूल पर केजी। ठीक, तो देखो आपकी किताब में टेबल दी गई है, ठीक है, इस टेबल को आप याद कर लेना। वैसे याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आता, बट फिर भी एक बार आप देख लेना, ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया ले लेना कि किस चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, किस चीज़ की ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे 2-3 चीज़ें दे देंगे, हो सकता है पेपर में, ठीक है। मान लीजिए आपको पेपर में वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन दे दिया और पूछ लिया सबसे कम किसकी है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे देखो काऊ डंग, यानी जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, ठीक है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6,000 से 8,000 के बीच में। लकड़ी को जलाने पे 17,000 से 22,000 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से बाकी चीज़ों की दी गई है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है 1,50,000 किलो जूल पर केजी। आपको याद रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट पूछ ली जाती है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में करते हैं, किलो जूल पर केजी में, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इसेंशियली फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपके पास 4 ऑप्शन है और पूछा गया है इनमें से कौन से इसेंशियली रिक्वायर्ड है। इसेंशियली मतलब उनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए आग प्रोड्यूस करने के लिए, आग जलाने के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि भाई आग जलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए जहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, और हीट चाहिए ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच पाए, तभी तो जलेगा। तो मतलब जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, एयर ताकि ऑक्सीजन मिल सके, और हीट ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, फ्यूल, एयर, हीट, ये सही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सब्सटेंस विच वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। आपके पास ऑप्शन है साउंड, फ्लेम, कंबशन या फिर नन ऑफ दीज। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है जलने के दौरान वो हमें क्या देता है, ठीक है, ये हमें बताना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्लेम, ठीक है। आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से फ्लेम तभी निकलती है जब उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उसका वेपर में बदल जाए, वेपराइज हो जाए, गैसियस स्टेट में बदल जाए। जैसे कि जब भी आपने कभी आग जलाई होगी तो आपने 2 तरह से ऑब्जर्व किया होगा उसको, या तो, ठीक है, उसमें आग की लपट आपको दिखाई दी होगी, यानी आग की फ्लेम आपको दिखाई दी होगी, या फिर वो सिर्फ लाल लाल चमक रहा होगा, ठीक है। तो देखो जब भी उसमें से आग की लपट पैदा हो रही है, मतलब फ्लेम, ज्वाला निकल रही है, तो आप समझ जाना उसमें कुछ ना कुछ वेपराइज हो रहा है। जैसे कि आप लकड़ी का एग्जाम्पल लो, ठीक है, सर्दियों में आपने लकड़ी जलाई होगी हाथ वगैरह गर्म करने के लिए, तो शुरू में उसमें आग की जो लौ है, ठीक है, जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, फिर धीरे धीरे आग की लौ खत्म हो जाती है और सिर्फ जो लकड़ी है वो लाल लाल चमकती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब तक उसमें कुछ वेपराइज होने के लिए था, गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए था, तब तक तो आग की लपट निकलेगी। जब वेपराइज होने वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है,
सिर्फ कोयला कोयला बचेगा, तब वहाँ पे आपको सिर्फ वो लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है, फ्लेम बनने का रीज़न ही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो वेपराइज हो रही हो। तो अगर कोई भी सबस्टांस हमारे पास ऐसा है जलाने के लिए जिसमें कुछ ना कुछ वेपराइज हो रहा है, तो पक्की बात है कि वो जब जलेगा तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगी, यानी कि ज्वाला बनेगी आपकी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया एसिड रेन कंटेन्स मेनली, जो एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन क्या होती है सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, जो एसिड रेन होती है उसमें मेनली क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ये तो अक्सर बनते ही बनते हैं एसिड रेन में। ठीक है, यानी कि एसिड रेन में ये चीज़ होती ही होती है। कौन सी? नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एलपीजी जो बर्न होती है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस तरह के कंबशन का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्लो कंबशन या फिर एक्सप्लोजन। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको कंबशन के टाइप्स पढ़ाए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा, वो भी समझना चाहते हैं, तो फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का लिंक है, आप जाओ और देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एलपीजी में क्या होता है, आपने घर में देखी होगी खाना बनाने के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं उसमें एलपीजी होता है। तो ये जो एलपीजी है, जैसे ही उसमें आप माचिस की तीली उसके पास ले आओगे तुरंत वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो ऐसे कंबशन को जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जैसे माचिस की जलती हुई तीली उनके पास ले जाएं, ऐसे कंबशन को बोला जाता है रैपिड कंबशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी रैपिड कंबशन। ठीक है, रैपिड कंबशन कौन सा कंबशन होता है? जिसमें हम अगर माचिस की तीली किसी चीज़ के पास ले जाएं, वो तुरंत आग पकड़ ले बिना किसी मेहनत को किए हुए, तो समझ लो वो रैपिड कंबशन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायरवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, फायरवर्क जो आप पटाखे वगैरह फोड़ते हो वो किस तरह का कंबशन है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप पटाखे फोड़ते हो, ठीक है, तो उसमें से चिंगारी प्रोड्यूस होती है, धुआं प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। पटाखे जब आप फोड़ते हो तो आवाज़ भी आती है। तो इस तरह के कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी एक्सप्लोजन। यानी जो पटाखे फोड़ते हैं हम, फायरवर्क जलाते हैं, ठीक है, तो ये इसका जलना एक एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ कंबशन। इनमें से कौन सी गैस है जो कंबशन में मदद करती है? थोड़ी देर पहले हमने एक गैस देखी थी जो फायर को बुझा देती है, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो आग बुझाने के काम आती है। यहाँ पर है कि आग को लगाने के लिए कौन सी गैस होनी ही चाहिए। ठीक है, वो ऑप्शन बताना है जो गैस, ठीक है, कंबशन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है दी हेड ऑफ दी सेफ्टी मैच कंटेन। ठीक है, जो हम माचिस जलाते हैं घर में, ठीक है, उसके हेड में क्या लगा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा गया माचिस के बारे में, आप वो पढ़ लेना, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है बोथ ए एंड बी। जो माचिस की तीली होती है उसके जो हेड में लगा होता है सब्सटेंस, उसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फेट भी होता है और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोरेट भी होता है। ठीक है, दोनों ही होते हैं। तो यानी हो जाएगा इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच केमिकल इज यूज्ड इन द रबिंग सरफेस प्रोवाइडेड फॉर मैच स्टिक्स। ठीक है, माचिस की तीली को जिस पे हम रगड़ते हैं, ठीक है, उसके कागज़ पे वहाँ भी कुछ लगा होता है, तो वहाँ पे क्या लगा होता है उस सरफेस पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, तो सही आंसर क्या होता है इसका? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस वहाँ पे लगा होता है, जब हम उसको रगड़ते हैं तो वाइट में बदल जाता है और वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो मतलब लगा होता है जो, वो है रेड फॉस्फोरस। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।